चलो मैं करवा देता हूँ सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था। अच्छा, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोला था। एक रोड है बैंक्ड है 30 डिग्री पे, तो आपको दिया हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड हैव अ रेडियस ऑफ 30 मीटर। तो स्मॉल आर, इसी से हमने डिनोट किया था आई थिंक, स्मॉल आर इज 30 मीटर। इफ अ व्हीकल ऑफ मास, इसका मास आपको दिया हुआ है 300 kg, स्मॉल एम, is taking turn on the road, then find the direction and magnitude of friction force if speed is 5 meter per second and speed is 20 meter per second। तो देखो यहाँ पे एक व्हीकल है जो कि एक टर्न है, एक सर्कुलर रोड है जिसकी रेडियस है 30 मीटर की, उस पर टर्न लेने वाला है। अब उसका मास है 300 kg, रेडियस है 30 मीटर और एंगल है इंक्लिनेशन रोड का बैंक का 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि जब वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे होगा तब उसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी और कितनी होगी, और उसके बाद जब उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी तब उसकी डायरेक्शन क्या होगी फ्रिक्शन की, और फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो ये फ्रिक्शन आ क्यों रहा है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। यहाँ पे देखो बिना फ्रिक्शन के कितनी वेलोसिटी पे ये चल सकता है, तो हमने निकाला था v इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताओ, आर जी टेन थीटा। इतनी वेलोसिटी पे चलेगा ना किसी गिवन थीटा के लिए, तो कोई फ्रिक्शन एक्शन कुछ नहीं आने वाला है। क्यों फ्रिक्शन विक्शन नहीं आने वाला है? क्योंकि इसका जो ये एम बी स्क्वायर बाई आर और इस रिएक्शन का ये जो आर साइन थीटा था, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं। तो ना तो ये कार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ना तो ये कार नीचे जाने की कोशिश कर रही है, सक्सेसफुली टर्न ले रही है। तो ये वेलोसिटी हमको सबसे पहले निकालना होगा। जब भी आपको थीटा गिवन है ना तो आपको वेलोसिटी निकालना है, या अगर वेलोसिटी गिवन है तो आपको पहले थीटा निकालना होता है। तो ये जो कार है ना हमारी, ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बताओ इसके व्हील्स पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में नंबर 1 या इस डायरेक्शन में नंबर 2, बताइए। नहीं बता सकते देख के? पहले हमको वो वाली वेलोसिटी निकालना पड़ेगा जिसमें बिना फ्रिक्शन के चलती है। बिना फ्रिक्शन के चलने वाली मैंने आप लोगों को बताया था स्पीड, वो कितनी होती है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको एक स्पेशल वेलोसिटी मिलने वाली है। उस वेलोसिटी पे जब ये चलेगा ना तो ये अपने आप को खुद एडजस्ट कर लिया है, ना तो कार नीचे से रखने की कोशिश कर रही है ना तो ऊपर। और जब रिलेटिव मोशन होने ही नहीं वाला है तो फ्रिक्शन ही नहीं आएगा। क्या समझ रहे हैं इस बात को? तो ये वेलोसिटी हमको सबसे पहले निकालना है, तो हम ये वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस कितनी थी, 30 मीटर, इंटू जी की वैल्यू ले लेता हूं मैं 10। उसके बाद 10 30 कितना होता है, 1/√3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो सॉल्व कैसे करना है इसको, v इज इक्वल्स टू, इसको ना हम ऐसा लिख सकते हैं, 30 को 3 इंटू 10 ऐसा लिख सकता हूं मैं। देखो क्वेश्चन ये जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ना उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसके सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा अपना तरीका ये है, मैंने 30 को 3 इंटू 10 लिख दिया। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। देखो ये नीचे वाले √3 का काम ही खत्म हो गया, ये तो √3 से डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ऊपर में क्या बचेगा, देखो 10 इंटू 10, अंदर में क्या बचा है, 10 इंटू 10 यानी 100, और ये √3 कितना होता है, 1.73। तो अंदर में ना करीब करीब 173 आ रहा है। और आपको पता होगा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169। तो ये 169 से जरा सा ही तो ऊपर है। तो इसको मैं 13.1 ले लूं, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो हो गया ना सिंप्लीफाइड। तो ऐसे करके आप लोगों को करना है। तो 13.1 मीटर पर सेकंड मैंने अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू ले ली। 13.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जब ये कार चलेगी ना तो ना फ्रिक्शन नीचे लग रहा है ना ऊपर, ही खुद को एडजस्ट कर ले रही है। लेकिन अभी कितनी है एक्चुअल स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड कम हो गई तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगी या ऊपर जाने की? ऑब्वियसली नीचे जाने की। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। और दूसरा केस दिया है कि इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये कहां जाने की कोशिश करेगी, बाहर। तो इसमें फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। तो समझ में आ गया? तो चलो इसको हम लोग बना लेते हैं।
यहां से हम लोगों ने डायग्राम बनाया सबसे पहले इसके लिए, केस 1 के लिए, फॉर केस 1। इसमें ये हो जाएगी हमारी कार, इसमें बाहर की तरफ लगता है एक mv² / r, इस तरफ लगता है हमारा एक रिएक्शन जिसका इधर हो जाता है r sin थीटा, इधर हो जाता है r cos थीटा, नीचे की तरफ हमेशा क्या लगता है mg। अब हम लोगों ने यहां से वेलोसिटी निकाल ली आर जी टेन थीटा से, तो वेलोसिटी आ चुकी है 13.1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना होगा केस नंबर 1 में, एज द स्पीड इज एज द स्पीड इज लेस देन एज द स्पीड इज लेस देन द इक्विलिब्रियम स्पीड, क्वेश्चन में 5 मीटर पर सेकेंड, ओ सॉरी, is less than equilibrium speed, hence the car will tend to shift inward या outward, इनवर्ड। स्पीड कम है यार, 13.1 में तो वहीं के वहीं निकल जाएगी बढ़िया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने, लेकिन 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि उसकी यहाँ ना नीचे उसकी टेंडेंसी है जाने की, इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उस डायरेक्शन में लगेगा। नीचे नहीं बनाता यार, मैं फ्रिक्शन को इधर ही बना देता हूँ ताकि आप लोगों को एंगल सही से समझ में आ जाए। ये एंगल देखो, ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री, तो थीटा की बजाय मैं 30 डिग्री लिख देता हूँ। ये 30 डिग्री गिवन है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एफ कॉस 30 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन 30। अब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्वेट करना है हमको। क्या निकालना था यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स जो है ना उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो आप लोगों ने निकाल ली, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड है। कार की डायरेक्शन इनवर्ड है नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको बहुत सारे फोर्स दिख रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में बहुत सारे फोर्स दिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3। ये वाला बस उस साइड जा रहा है, ये दोनों इस साइड जा रहे हैं, तो इक्वल टू के भी हम लोग वैसे लिखेंगे, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ कॉस 30। थीटा यहाँ पे भी 30 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब थीटा की जगह 30 लिख के ही चलते हैं हम लोग, तो इसकी जगह पे भी मैं लिख देता हूँ क्या, 30 प्लस mv²/r। इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये, तो इसको मैं उस साइड लेके चले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, माइनस इज इक्वल्स टू। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं, उसमें भी 3 फोर्स दिख रहे हैं, तो उसमें क्या लिख सकता हूं मैं, आर कॉस 30 प्लस एफ साइन 30 इज इक्वल्स टू mg। देखो दो इक्वेशन है और हमारे पास दो ही अननोन है, एक तो आर निकालेंगे और एक एफ निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछा है ना इसमें। अब देखो पहली वाली इक्वेशन, आर साइन 30 कितना होता है, 1/2, कॉस 30 √3/2। उनकी वैल्यूज हमको पता है, मास हमको 300 दिया हुआ है, वेलोसिटी अभी कितनी 5 है, जी की वैल्यू हमको पता है, आर की वैल्यू हमको पता है, तो दो इक्वेशन दो ही अननोन है। तो क्या इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फटाफट निकालो इस वेलोसिटी को स्पीड में, मैं भी यहाँ पे निकाल रहा हूँ, आर ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, और इससे हमको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्या इसको सॉल्व कर लोगे,
दूसरी इक्वेशन, इसको भी लिख देते हैं, इस इक्वेशन को, आर कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस एफ साइन 30 यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू 300 इंटू 10। यहां से भी 2 सब इधर चला जाएगा, क्या बच जाएगा, r√3 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 3000 इंटू 2 यानी कि 6000 हो जाएगा यहाँ पे। तो दो इक्वेशन, दो अननोन यार, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये तो इस केस में आप लोग एफ की वैल्यू निकाल लेना बस, मतलब आर को क्या कर लोगे, एलिमिनेट कर लोगे। आर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में √3 से मल्टीप्लाई करके इससे इसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। कितना कर लेंगे। अब दूसरे वाले केस के लिए जिसके लिए वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, अब उसके लिए डायग्राम बनाओ फटाफट, इससे नहीं बनेगा वही बोर्ड पे देखना। सबसे पहले हम बनाते हैं बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई सर्कुलर मोशन कर रही तो हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, और कोई सा भी मोशन करे चाहे ना करे mg तो हमेशा नीचे की तरफ लगता ही है। अब उसके बाद एक इंक्लाइंड प्लेन पे तो इसके ऊपर एक रिएक्शन आएगा जिसको मैंने नाम दे दिया है r। इस r के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा r साइन थीटा और एक कंपोनेंट होगा r कॉस थीटा। ये दो कंपोनेंट हमने इसके बना लिए। अब क्योंकि कार की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, 13.1 मीटर पर सेकंड में कार ना इधर जाती ना इधर जाती है, लेकिन 20 मीटर पर सेकंड मतलब कार इस साइड जाने की कोशिश कर रही है, मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ होगी। तो यहां बनाने से अच्छा है हमेशा यहां पे बनाना। तो यहाँ पे देखो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, अल्टरनेट एंगल। ये देखो ये लाइन आगे क्रॉस कर रही है, ये एंगल आपस में 30 डिग्री। तो यहाँ पे एफ के भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर एफ साइन 30, एफ साइन 30 और इस साइड हो जाएगा एफ कॉस 30। तो यहाँ पे भी वैसी दो इक्वेशंस बनेंगी, उससे आप लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। हाँ तो काम खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, बस ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी। डायरेक्शन जो बना लेगा फिर तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा ही लेगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिखाना। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। A vehicle takes turn on a road of radius 20 मीटर। यहां पे रेडियस दी हुई है आपको 20 मीटर, रेडियस इज इक्वल्स टू 20 मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसकी स्पीड जो है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। हम लोग किलोमीटर पर आवर में काम नहीं करते, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या दी हुई है यहाँ पे, find the minimum and maximum speed of vehicle so that it does not skid। इसमें मैंने म्यू की वैल्यू नहीं दिया था क्या, होना चाहिए इसमें म्यू की वैल्यू। हाँ इसमें म्यू की वैल्यू गिवन है 0.4, किसी ने नहीं लिखा है क्या। अच्छा सॉरी मेरी तरफ से गलती है, इसमें म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0.4। और पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल सो दैट इट डज नॉट स्किड। मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड निकालना है आपको इस व्हीकल की जो इस रोड के ऊपर टर्न ले रहा है, कि स्किड ना हो सके। तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड का क्या मतलब है, यहाँ पे ये देखो ये हमारा व्हीकल था, ये पहले एक ऐसी खास स्पीड से चल रहा होगा जिसपे ना तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा ना तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। उस स्पीड को आप कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। हाँ अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है तो आप थीटा निकालेंगे, मतलब यहाँ पे थीटा नहीं दिया है ना रोड का। देखो पिछली बार थीटा दिया था तो हमने वेलोसिटी निकाल लिए थे, इस बार हमको वेलोसिटी दी है तो हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, ऐसे कि भाई इस थीटा पे है वो, ये आपको डिजाइंड स्पीड दी रहती है हमेशा, तो हम लोग यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। अब ये बोल रहा है ऐसी मिनिमम स्पीड निकालो जिसके ऊपर ये स्किड ना कर सके। आप खुद जानते हो कि अगर इसकी स्पीड कम होने लगेगी धीरे धीरे, थोड़ी देर तक की तो फ्रिक्शन संभाल लेगा, लेकिन जैसे फ्रिक्शन की वैल्यू
मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा गिर जाएगी कि फ्रिक्शन भी अब नहीं संभाल पाएगा। तो मिनिमम कितनी स्पीड पे ये स्किड होने से बच जाए, और मैक्सिमम भी देखो वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी ये इधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगी, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोक लेगा, फ्रिक्शन इसको रोक लेगा, लेकिन एक ऐसी स्पीड आ जाएगी जिसके बाद ना फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा और ये आगे चला जाएगा। वही आपको मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड निकालना है। यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कार जस्ट स्किड होने ही वाली है। कोई भी चीज जस्ट मूव होने ही वाली होती है तो उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है। जब स्किड नहीं हो रही थी तब तो भाई उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसी स्पीड बताओ जिसमें जस्ट ही मूव होने ही वाली है, और जस्ट मूव होने ही वाली होती है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है उस पर? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? म्यू एस इंटू आर। यहाँ पे देखो ये हमारी गाड़ी है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग थीटा को निकाल लेते हैं कि यहाँ पे इस सरफेस का थीटा कितना, बिना थीटा के तो आप इक्वेशन लिख ही नहीं पाओगे। तो चलो यहाँ पे मुझे थीटा बता दो कितना है। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? टेन इज इक्वल्स टू कितना है? 20 इंटू 10 इंटू 10 थीटा, ये तो हमें निकालना है। मैं यहां से लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 210 थीटा। यहां से मैं 10 थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं 1/2, क्योंकि ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 200, तो कितना हो जाएगा? इतना। 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब थीटा कितना होगा? हमें नहीं पता कि थीटा किसने थीटा के लिए यहाँ पे ये इतना होता है, तो हम वहां पे अभी छोड़ देते हैं इसको। चलो हमें कुछ तो क्लू मिल चुका है यहाँ पे। 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो यहाँ पे हमारा जो व्हीकल है, पहले हम ये मान के चलेंगे कि व्हीकल ना नीचे की तरफ स्किड होने वाला है। व्हीकल नीचे की तरफ स्किड होने वाला है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन में। और जस्ट स्किड होने ही वाला है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने वाला है, क्योंकि स्किड होने ही वाला है जस्ट। तो यहाँ पे देखो कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन में है तो सबसे पहले कौन सा फोर्स बना देंगे उस पर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? mv²/r। और वो कोई मोशन करे ना करे उसके ऊपर एक फोर्स तो हमेशा लगता है, उसका खुद का वेट। वो किस डायरेक्शन में होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो भी मैंने बना दिया mg। और जब वो किसी सरफेस पे mg वगैरह कुछ लगाएगा तो उसको एक रिएक्शन मिलेगा, तो अगला फोर्स क्या बना देता हूं मैं? रिएक्शन बना देता हूं। ये हमारा रिएक्शन फोर्स हो गया। अब रिएक्शन के यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट ले लेता हूं। हर बार क्या होता था, हम लोग रिएक्शन को वर्टिकल मान लेते थे और एमजी वगैरह के कंपोनेंट निकालते थे, लेकिन ना यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस ही ज्यादा है, इसलिए हम इसको एक फोर्स को बस रिजॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाता है इस तरफ, ये हो जाता है आर साइन थीटा। इस तरफ हो जाता है वो होता है आर कॉस थीटा। अब मैंने ये माना कि व्हीकल जो है ना इस डायरेक्शन में स्किड होना चाहता है, जस्ट स्किड होने ही वाला है, इसका मतलब इसमें इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि जस्ट स्किड होने वाली है गाड़ी हमारी, इसीलिए। और ये एंगल कितना है हमारा? थीटा। अब इसके लिए आपको इक्वेशन लिखना है। क्या बच्चे इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में देखो आप। अच्छा यहाँ पे बताओ मैं इक्वेशन कौन सी लिखूं? सबसे पहले मुझे निकालना क्या है यहाँ पे? मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन वाला जो है ना, इससे मुझे वेलोसिटी मिलने वाली है, तो इसी को हम लोग लगा देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो mv²/r है ना, हमको वेलोसिटी ही निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो आपको कितने फोर्स दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। मैंने फ्रिक्शन फोर्स को भी रिजॉल्व नहीं किया है। फ्रिक्शन फोर्स को भी अगर मैं रिजॉल्व कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन कॉस थीटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन साइन थीटा। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन यहाँ पे, आर साइन थीटा माइनस एफ एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r। कितना लिख सकते हैं हम लोग? लिमिटिंग फ्रिक्शन की आपको वैल्यू पता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर्मूला क्या है? म्यू एस इंटू आर। रिएक्शन फोर्स, इससे पहले हम लोग रिएक्शन फोर्स कैसे निकालते थे?
हाँ हाँ, mg cos थीटा, mg cos थीटा। आप खुद देखो यहाँ पे, अगर ये हमारी बॉडी है, इस पे देखो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में mg लग रहा है, तो हम लोग mg के दो कंपोनेंट लेते थे, एक लेते थे इस डायरेक्शन में, एक लेते थे इस डायरेक्शन में। तो देखो रिएक्शन को किसने बैलेंस किया हुआ है, इस कंपोनेंट ने। ये एंगल थीटा होता था तो ये एंगल भी थीटा होता था, ये क्या होता था, mg cos थीटा। तो रिएक्शन फोर्स हमेशा हमारा क्या मिलता था, mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो हमें r की वैल्यू पता है, mg cos थीटा। ठीक है, अब दूसरा वाला इक्वेशन लिखो जो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए है। उसमें भी हमको तीन फोर्स दिख रहे हैं, पहला है r cos थीटा, उसके बाद प्लस एफ एल साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। अब यहाँ पे मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिखना है, लेकिन थीटा तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन टेन थीटा पता है। तो मुझे अगर टेन थीटा पता है तो क्या मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ? कैसे? वो तो रेशियो मिल जाएगा। याद रखना, कुछ भी एक चीज पता है तो बाकी भी आप लिख सकते हो। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ना एक ऐसा ट्राइंगल बना लो, ऐसा ट्राइंगल बना लो जिसका परपेंडिकुलर वन हो और बेस टू। दिख रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अगर इस ट्राइंगल में पूछूं टेन थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने सही ट्राइंगल बनाया है। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ, इसका हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, √5। अब यहाँ पे साइन थीटा पूछूं, चाहे कॉस थीटा पूछूं, चाहे सेक, चाहे कॉसिक, चाहे कॉट, आप लोग बता दोगे? बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/√5। कॉस थीटा की वैल्यू 2/√5। तो देखो अब सबको लिख सकते हो आप लोग बहुत आराम से। तो चलो मैं अभी इसमें वैल्यूज पुट करते जाता हूँ। तो लिख देते हैं r साइन थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया 1/√5 माइनस एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो इसको भी मैंने लिख दिया क्या, म्यू इंटू आर। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2/√5 इज इक्वल्स टू mv²/r। और नीचे वाले इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते, इसको इक्वेशन को तो मैंने ऐसा लिख दिया, नीचे वाली इक्वेशन को क्या लिखेंगे, r इंटू 2/√5 प्लस म्यू आर 1/√5 इज इक्वल्स टू mg। लिख सकते हैं सर? अब चलो ये पहली वाली इक्वेशन को देखो, इसमें से मैं r को कॉमन निकाल लेता हूँ, और r क्या होता है, mg cos थीटा। तो मुझे ना ये इक्वेशन बताते जाना। मैंने निकाला बाहर r को, अंदर क्या बचेगा, 1/√5 माइनस म्यू 2/√5 इज इक्वल्स टू mv²/r। ये क्या होता है, रिएक्शन फोर्स। अगेन रिएक्शन फोर्स कितना होता है, mg cos थीटा 1/√5, 1/√5 माइनस म्यू 2/√5 इज इक्वल्स टू mv²/r। m से m कट गया, g की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 10। तो 10 इंटू कॉस थीटा हमने अभी अभी निकाला था 2/√5, अंदर में क्या है 1/√5 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.4 इंटू 2 अपॉन में √5 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितनी दी थी, 20 मीटर। देखो इस √5 को मैं बाहर लेके आ जाता हूं, तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5। और ऊपर में 10 दिख रहा है, तो 5 से 5 कट जाएगा, और क्या बच जाएगा सिर्फ, नहीं सॉरी 5 से ही कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 बच जाएगा। अंदर में क्या बच गया, 1 माइनस ये मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, 0.8 इज इक्वल्स टू v²/20। इस 20 को भी मैं इस साइड ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आके इंटू 20। ये कितना हो जाएगा, 0.2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 0.8, 0.8 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 इज इक्वल्स टू v²। अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये। तो यहां से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, किसी को डाउट तो नहीं कि प्लस माइनस लिखना पड़ेगा?
स्पीड पूछा है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने कौन सा केस निकाला कि मिनिमम कितनी स्पीड में वो रन करे सो दैट व्हीकल हमारा स्किड नहीं होना चाहिए। अब एक इसने मैक्सिमम स्पीड पूछा है, तो देखो फिर से यही हमारा व्हीकल है, इस बार इसने अपनी स्पीड इतनी कम कर लिया था कि बस ये नीचे स्किड होने ही वाला था। लेकिन अब क्या कर रहा है, ये अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। क्या जैसी स्पीड बढ़ाएगा ये स्किड कर जाएगा? नहीं, फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक के रखेगा। फ्रिक्शन का काम ही है रिलेटिव मोशन को रोकना। लेकिन एक वो स्पीड आ जाएगी जिसपे ये स्किड कर जाएगा, यानी कि वो स्पीड निकालना है हमें जिसपे ये ऊपर की तरफ स्किड कर जाए। अगर ये ऊपर की तरफ स्किड करेगा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। और ये स्किड करने ही वाला है जस्ट, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसका फिर से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। अगला डायग्राम, इसमें फिर से हमारा व्हीकल अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो mv²/r। उसके बाद एक फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, इसका खुद का वेट mg। इस पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा था, इसके हमने दो कंपोनेंट ले लिए। इसको मैंने बताया था r sin थीटा, इसको मैंने बताया था r cos थीटा। r sin थीटा cos थीटा कैसे होती है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब ये ऊपर की तरफ स्पीड करने वाला है क्योंकि अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा है, हमें वही मैक्सिमम स्पीड निकालना है। अगर ये ऊपर की तरफ स्पीड कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ। अगर ये एंगल दिया हुआ है थीटा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसके भी हो जाएंगे दो कंपोनेंट, ये हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन साइन थीटा और ये हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन कॉस थीटा। इसमें भी वही इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, कौन सी, वेलोसिटी वाली, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है तो हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन को ही लगाना पड़ेगा। तो चलो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन लगा देते हैं। कितने फोर्स दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तीन। आर साइन थीटा और एफ एल कॉस थीटा एक साथ हैं, तो आर साइन थीटा प्लस एफ एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r। अगेन r इंटू 1/√5 प्लस एफ एल इंटू 2/√5 इज इक्वल्स टू mv²/r। नहीं, इसी इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी निकालना है ना, इसी इक्वेशन से मिल जाएगी। अब इसमें मैंने r को कॉमन ले लिया, √5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस म्यू 2 म्यू इज इक्वल्स टू mv²/r। r की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, mg cos थीटा अपॉन में √5। 1 प्लस 2 म्यू कितना हो जाएगा, 0.8 इज इक्वल्स टू mv²/r। cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/√5। ये हो जाएगा कितना, 2/√5 है, यानी कि नीचे √5 इंटू √5 5। m से m कट गया। अब इस साइड क्या बच जाएगा, 20/5 यानी कि 4 लिख सकते हैं। 4 इंटू 1.8 इज इक्वल्स टू v²। r को मैं इधर ले आता हूं तो ये बन जाएगा 20। तो 80 इंटू 1.8 इज इक्वल्स टू v²। 80 इंटू 1.8 कितना आता है देखो, 8 8 64 होता है ना, तो 80 प्लस 64 144। कैलकुलेशन फास्ट करो, 144 इज इक्वल्स टू v²। तो v कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये व्हीकल है, अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड से स्पीड नीचे हो गई ना तो ये नीचे की तरफ स्किड कर जाएगा। अगर इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर हो गई तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो 4 मीटर से लेके 12 मीटर के बीच में ये कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है, उसी जगह पे चल रहा है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन, बाय द ग्रेस ऑफ फ्रिक्शन। जब नीचे जा रहा था तो फ्रिक्शन ने बचा लिया, ऊपर जा रहा था तो भी फ्रिक्शन ने बचा लिया, लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कितना क्लियर है। अब इसके बाद देखो हमें ये पढ़ना है, मोशन ऑफ टू बॉडीज वन रेस्टिंग ऑन अनदर। यहाँ पे हमको दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, एक ही नीचे ब्लॉक बी और ऊपर है एक ब्लॉक ए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस लेने वाले हैं। पहली कंडीशन हम ये लेंगे कि ए और बी के बीच में या बी और इस सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। आगे चल के हम लोग लेंगे ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है,
उसके आगे लेके चलेंगे कि बी और सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन है, तो अलग अलग टाइप के केस बनते हैं। तो हम लोग थोड़े से सिंपल केस देखते हैं सबसे पहले। सीधे इसको हम लोग किससे सॉल्व करना शुरू करेंगे? न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, और बाद में इसको आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे लिखा था। ठीक है, तो इसके ऊपर जो इजी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल ही आते हैं इसके ऊपर जनरली, वही न्यूमेरिकल हम लोगों को देखना है। सबसे पहले देखो इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब यहाँ पे स्टोरी कैसी है देखो, यहाँ पे एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर ये दूसरा एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के ब्लॉक आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक सहारा और एक बेसहारा। जिसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे उसको आप सहारा दे रहे हो, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। मैं कई बार क्या करूंगा, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, कई बार क्या करूंगा, इस पे फोर्स लगाने की बजाय मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, 8-10 बुक एक के ऊपर एक रखी हुई है, आपने किसी एक बीच की बुक को खींचने की कोशिश की, तो उसके नीचे और ऊपर वाली बुक के ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। उन्हें तो आप खींचना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो भी साथ में खींचा जाती है, और धीरे 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 खींचोगे ना तो वो भी खिंचाते हुए चली आएगी। अगर आपको बुक निकालना है तो आपको स्पीड से खींचना पड़ता है। या अगर कैरम खेला होगा तो देखना, कैरम की बहुत सारी जो गोटियां हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहती हैं। अगर आपने यहां से स्ट्राइकर से इसको हिट किया, जब आप धीरे से हिट करते हो ना तो पूरा गिर जाता है, क्योंकि नीचे वाला उधर जाने की कोशिश करेगा और अपने साथ में इनको भी ले जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत जोर से इसको स्ट्राइक किया तो नीचे वाली गोटी गायब हो जाती है स्ट्राइकर के साथ, और ये पूरा ऊपर से नीचे से गिर जाता है बस। तो यहाँ पे ना इस फोर्स का पूरा काम है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, ये दो ब्लॉक है हमारे, ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना उसका मैं मास लिया करूंगा स्मॉल एम, नीचे वाले ब्लॉक का मास होगा कैपिटल एम। अब देखो यहाँ पे तो कोई मोशन होगा नहीं जब तक कि क्या फोर्स ना लगाएं। यहाँ पे देखो ये ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन सॉरी अपने हाथों से एक पुलिंग फोर्स लगा रहा हूँ। इस फोर्स की तो कोई लिमिट नहीं है, हाथ से मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, 100 न्यूटन, 500 न्यूटन, 1000 न्यूटन। तो इसको मैंने सपोर्ट किया हुआ है। तो इसके असलरेशन की कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। मान लो इसका मास है कितना, 5 kg। अगर मैंने इसको 1000 न्यूटन का फोर्स दे दिया ना, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। इसका असलरेशन हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जितना फोर्स लगा दो मैं उसका उतना अच्छा असलरेशन हो जाएगा। एक बॉल को आप बैट से जितना जोर से मारोगे उतना ज्यादा असलरेशन होगा। लेकिन नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर तो मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं। लगा रहा हूं क्या कोई डायरेक्ट फोर्स? नहीं। लेकिन वहां पे एक फोर्स है। हम लोग ये कंसिडर करके रखेंगे कि इन दोनों के बीच में ना फ्रिक्शन है। तो जब आप ऊपर वाले ब्लॉक को अपने साथ खींचोगे तो आप चाह रहे हो ना इसके ऊपर रिलेटिव मोशन हो जाए। और फ्रिक्शन किस चीज को अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। तो जब ऊपर वाले ब्लॉक को आप खींचोगे ना, तो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? सोच के बताओ, लेफ्ट या राइट? हाँ, क्योंकि मोशन उधर होना चाह रहा है, तो उस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। ये ब्लॉक को उधर नहीं जाने देगा आसानी से, बिल्कुल भी आसानी से नहीं जाने देगा। अब बताओ, ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है, तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट ही लगेगा। मतलब जब आप इसको खींचोगे तो ये अपने आप उधर सरकने लगेगा? नहीं, ये भी इसके साथ इधर खींचा जाता है। क्योंकि फ्रिक्शन, देखो ये है एक्शन वाला फ्रिक्शन, तो इसका रिएक्शन वाला फ्रिक्शन कहाँ आएगा? दूसरी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में। जब आप ऐसे करके किसी चीज को रब कर रहे हो तो इस हाथ में फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, तो इसमें फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। एक्शन और रिएक्शन वाला पेयर है हमेशा। तो ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन इधर आ रहा है ना, तो नीचे वाली बॉडी पे फ्रिक्शन इधर आएगा, और देखना ये अपने आप खिंचाने लगेगी इसके साथ में। आप दो बुक एक दूसरे के ऊपर रखे हो, ऊपर वाली बुक आप खींच रहे हो, लेकिन खींचने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन नीचे वाली बुक तो फ्री में ही बाहर आ रही है। क्यों बाहर आ रही है? क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। तो नीचे वाली बुक पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, और जिसको हम बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे उसमें फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्लियर हो गई? अब देखो, अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। क्या ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज कर लेता है? नहीं। ये एक भारी भरकम सा पेन है, बहुत भारी भरकम सा, मैं इसके ऊपर थोड़ा मोड़ा फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन ने इसको रोक लिया, लेकिन जब मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया तो क्या इसको फ्रिक्शन रोक पाया? नहीं। फ्रिक्शन की एक लिमिट है जिसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की भी एक औकात है, उस औकात का क्या नाम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे ज्यादा तुम फोर्स लगा दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा मोशन हो जाएगा। फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को रोकना। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस आप उससे ज्यादा लगा दो, मोशन हो जाएगा। तो यहां पे देखो मैंने ना एकदम छोटू सा फोर्स लगाया, एकदम छोटू सा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। याद आ रहा है ना, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। हमने तीन टाइप के फ्रिक्शन पढ़े हैं। एक है काइनेमेटिक फ्रिक्शन, इसका फॉर्मूला क्या था, म्यू के इंटू आर। और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, कुछ नहीं, वेरी गुड। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है आपने कितना फोर्स लगाया। चलो आज याद था बच्चों को। फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन का, क्या था ये, म्यू एस इंटू आर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है यार, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं। तो वैसे ही देखो यहाँ पे हमने छोटू सा फोर्स लगाया, तो क्या छोटू से फोर्स ये आगे मूव कर जाएगा, क्या उसके साथ में ब्लॉक, हमने एक छोटू सा फोर्स लगाया इसके ऊपर, उस छोटू से फोर्स के कारण इनके बीच में कुछ एक फ्रिक्शन आया होगा। अब आप ये सोच के चलो कि यहां ना नीचे वाली सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई भी फ्रिक्शन नहीं। तो जैसे ही आपने इसको खींचने की कोशिश करी, यहाँ पे एक छोटू सा फ्रिक्शन आया होगा, वो छोटू सा फ्रिक्शन इसके ऊपर भी फोर्स लगाया और इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो ये दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो देखो यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, हमने जैसे ही इसको खींचा, ये ब्लॉक जो है ना, इसको बोला बाय बाय मैं जा रहा हूं उस तरफ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बोलेगा ऐसे नहीं जा सकते, रिलेटिव मोशन का तो अपोज करना मेरा काम है। तो बोलेगा नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो देखो इसके ऊपर भी एक रिलेटिव, एक फ्रिक्शन लगने लगा, फ्रिक्शन फोर्स। और नीचे तो कोई रोकने के लिए है ही नहीं, नीचे तो फ्रिक्शन ही नहीं है, हमने जीरो मान के रखा हुआ है। एक्चुअल में होता है पर हमने अभी जीरो मान के रखा है। तो सोचो क्या होगा, दोनों ब्लॉक एक साथ आगे की तरफ मूव करने लगेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है। तो अभी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था, लेकिन सोचो अगर मैंने इस फोर्स को बहुत ज्यादा लगा दिया, एकदम ज्यादा जोर से, लेकिन इनके बीच में फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक के ही फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ सकती है। तो सोचो इसके ऊपर लगा हुआ है मान लो 100 न्यूटन का फोर्स, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मान लो सिर्फ 50 न्यूटन है, तो इसके ऊपर भी कितना फोर्स लगेगा, सिर्फ 50 न्यूटन का। तो ये 100 न्यूटन के फोर्स से खिंचाएगा और ये 50 न्यूटन के फोर्स से, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, अलग अलग। दोनों का असलरेशन हो जाएगा क्या, अलग अलग। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं, ऐसे फिर हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। होता क्या है कि ऊपर वाले ब्लॉक को जब मैं खींचने की कोशिश करता हूं, तो इस ब्लॉक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और फ्रिक्शन फोर्स भी हमेशा क्या होता है, पेयर में। तो ये नीचे वाले के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जब हम खींच रहे हैं ना, तो ये दोनों सेम स्पीड से एक साथ आगे बढ़ते हैं, एकदम आराम से, सेम स्पीड से। अब मैंने क्या किया, फ्रिक्शन, सॉरी, ये जो फोर्स है ना, इसको बहुत ज्यादा लगा दिया। भाई एक टाइम तक के ऐसा होता है कि जितना आपने अपना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया है अपने हाथों से फोर्स, तो फ्रिक्शन की भी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। आपको याद होगा यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ढकेलने के लिए कितना फोर्स चाहिए होता है कश्यपी, 50 न्यूटन चाहिए होता है। अभी मैंने लगाया है कितना, 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी क्या करता है, 5 न्यूटन लगा देता है और ये बॉडी मूव नहीं करती।
मैंने लगाया 5, इसने भी लगाया 5, मैंने लगाया 15 तो इसने भी लगाया 15। ये देखो अभी भी मूव नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है स्टैटिक फ्रिक्शन की, अभी भी मूव नहीं कर रहा है वो। लेकिन मैंने एक टाइम क्या किया, इसको लगा दिया 75 न्यूटन। 50 न्यूटन में तो ये सरक जाता है, तो क्या होगा, इसमें मोशन आ जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा यहाँ पे लगा दिया है। तो वैसे ही इन ब्लॉक्स के साथ में यहाँ पे होने वाला है। तो दो केस बनेंगे, एक केस बनेगा जिसमें दोनों का असलरेशन ऑफ ए विल बी असलरेशन ऑफ बी, और दूसरा केस बनेगा जिसमें ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हमको ना वही वाले फोर्स की वैल्यू निकालना होगा हर बार। बहुत इजी है, बहुत इजी। तो यहां पे देखो, अभी हम लोग फोर्स किसके ऊपर लगा रहे हैं, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर लगा रहे हैं। तो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर आप कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो कि ये दोनों ना सेम असलरेशन से उस डायरेक्शन में जाएं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हम फोर्स किसके ऊपर लगा रहे हैं, ऊपर वाले के ऊपर। तो ऊपर वाला सरकेगा ये तो हमको पता है, नीचे वाला फ्री में क्यों जा रहा है, क्योंकि उनके बीच में क्या है, फ्रिक्शन। तो इसके ऊपर हमने फोर्स नहीं लगाया, लेकिन ये किस फोर्स के कारण आगे जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण आगे जा रहा है। तो ये ना फ्रिक्शन फोर्स के कारण आगे की तरफ मूव करेगा। क्या जितना फोर्स मैं इस पे लगाऊंगा, क्या फ्रिक्शन फोर्स उतना ही हो सकता है हमेशा? नहीं, एक टाइम के बाद जब मैं इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा ना, तो फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है भाई, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। मान लो वो लिमिट ना 50 न्यूटन है फॉर एग्जाम्पल। जब मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ पे, उसके कारण यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है ना, जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, अगर वो 50 से कम है, तो क्या होगा, ये दोनों तो आपस में सेम स्पीड में आगे मूव करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने एक ऐसा फोर्स लगाया कि यहाँ पे इनके बीच में अब क्या हो गया, रिलेटिव मोशन आ गया। अगर रिलेटिव मोशन आ गया तो क्या ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर पाएंगे आगे? नहीं। हमें बस वही निकालना है कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाऊं मैं कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़े। देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका, मुझे पता है 90% बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या होने वाला है। इसको फ्री बॉडी डायग्राम से समझते हैं, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो, ऊपर वाला जो ब्लॉक है, इस ऊपर वाले ब्लॉक को मैंने बनाया, इसके ऊपर एक फोर्स तो सीधा सीधा दिख रहा है पहले, क्या है उसका नाम, नहीं ये वाला फोर्स हमको दिख रहा है, ये एफ। उसके बाद दूसरा इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स दिखाई देगा, और उस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। उस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है? देखो मुझे मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालना है कि जिसपे ना ये दोनों सेम असलरेशन से आगे मूव करें। उसके बाद अगर जरा सा भी मैंने फोर्स बढ़ा दिया, तो इनके बीच में ना स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि इनके बीच रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो रिलेटिव मोशन प्रिवेंट करने के लिए आप ना मैक्सिमम यहाँ पे फ्रिक्शन जो है ना, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लेके चलूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि यहाँ पे अभी इनके बीच में ना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाने के लिए कितना फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो मैंने एक फोर्स लगाया, उसके कारण इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। अरे छोटा सा फोर्स लगाओगे तो भाई इस फ्रिक्शन के कारण ये तो आगे सरक ही जाएगा सेम स्पीड से। अगर आपने बहुत ज्यादा ही फोर्स लगा दिया ना, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू कम रहेगी, उसको ये सेम स्पीड से आगे मूव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब नीचे हम लोग बनाते हैं दूसरी वाली बॉडी। ये हमारी बॉडी है कौन सी, बॉडी बी। इसके ऊपर फ्रिक्शन अगर इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। और हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन की भी हम क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। अब एक बात बताओ, ऊपर वाले ब्लॉक के असलरेशन की कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं, उसे तो मैं जितना फोर्स दूंगा वो उतनी तेजी से असलरेट करेगा। लेकिन ये वाला तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स पे। और फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, होती है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू आर। म्यू एस इंटू आर। अब ये म्यू एस इंटू आर, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपको म्यू एस दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है 0.2, तो दिया हुआ है 0.2 इंटू रिएक्शन फोर्स हमको निकालना है। इंक्लाइंड प्लेन नहीं है तो वर्टिकल प्लेन है, तो यहाँ कॉस साइन कहां से आएगा, एम जी। कौन सा वाला एम,
फ्रिक्शन कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में यहां पे फ्रिक्शन आ रहा है। तो जो अगर इसका मास एकदम कम हो तो इसको तो आप बड़े आराम से खींच लोगे, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। सोचो अगर इसकी जगह पे एक पेपर रख दूं मैं, तो पेपर को तो बड़े आराम से खींच लोगे, लेकिन अगर उसी की जगह यहाँ पे मैं क्या रख दूं, कोई बहुत बड़ा सा बॉक्स रख दूं, तो आपको उसको खींचने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा इन दोनों के कांटेक्ट में? ये इसके ऊपर अपना वजन लगा रहा है नीचे, इसीलिए तो ये इसको एक रिएक्शन फोर्स ऑफर कर रहा है ऊपर की तरफ। अगर मैं बोलूंगा यहां कितना लग रहा है, तो टोटल ऐड कर देना 15। देखो भैया, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक रखे हैं, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये। इसको अपने ऊपर कितना वजन फील हो रहा है? अपने ऊपर, इसके ऊपर कोई नहीं है, तो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स कहां आएगा? इसके ऊपर वाले सरफेस में 0। लेकिन ये वाले जो भाई साहब है, ये किसको बियर कर रहे हैं? इसको। तो ये इसको नॉर्मल रिएक्शन देंगे ना, तो इसको नॉर्मल रिएक्शन कितना देंगे? ये अपना जितना वजन नीचे लगाएगा, इसको उतनी तो रिएक्शन मिलेगा। अब ये वाले ब्लॉक के ऊपर ये दोनों हैं, तो ये कितना रिएक्शन ऑफर करेगा? इन दोनों के मास या वेट के बराबर। इसके ऊपर ये 1 2 3 है, तो ये कितना रिएक्शन लगाएगा? इन तीनों के वेट के बराबर। भाई जितना उसके ऊपर वेट पड़ेगा उतना ही रिएक्शन वो देगा। तो वैसे ही ये वाले ब्लॉक के ऊपर कितना पड़ रहा था? 5 इंटू जी, तो रिएक्शन भी कितना होगा? 5 इंटू जी। देखो, आप 3 दोस्त हो, नीचे एक दोस्त है, उसके कंधों पे दूसरा दोस्त खड़ा है, उसके कंधों पे तीसरा दोस्त खड़ा है। सबसे ऊपर वाला जो दोस्त है वो अपना mg नीचे वाले पे लगाएगा, तो नीचे वाला mg उसको वापस से रिटर्न कर देगा। जो बंदा ऊपर खड़ा है ना, उसने mg नीचे लगाया, उसको mg ऊपर मिला, इसलिए वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। अब आप बोल रहे थे कि सर इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स 10 mg लग जाएगा। अरे इसने 5g नीचे लगाया और 10g तुम उसको ऊपर दे दोगे, तो ये तो ऊपर उड़ जाएगा ना। उसने 5g नीचे दिया, उसको 5g ऊपर मिलेगा। इस सरफेस पे 15g नीचे आएगा, तो 15g ऊपर लगेगा। तो हम लोग अभी इस सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, इस सरफेस पे रिएक्शन कितना आएगा? 5g। कितना क्लियर है? अब सोचो, तुम एक प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो और तुम्हारे ऊपर जो रिएक्शन है वो अगर 1g लगे, और बोलोगे मैं सर एक बहुत बड़ी स्टोन के ऊपर बैठी हूँ, तो क्या स्टोन के मास का कोई रोल है क्या आपके ऊपर लगने वाले रिएक्शन पे? नहीं ना, तो फिर 10 को क्यों कंसिडर कर रहे हो? तो देखो वहां पे इस सरफेस के ऊपर रिएक्शन फोर्स कितना होगा? 5 इंटू जी। कितना क्लियर है? तो यहां पे लिख देते हैं रिएक्शन फोर्स की जगह पे क्या? 5 इंटू 10। तो ये रिएक्शन फोर्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो उस सरफेस के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, कितनी है? 0.2 इंटू 50। कितना हो जाएगा ये? 10 न्यूटन। क्या इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है ना पक्का? देखो मैं फिर से बता रहा हूं क्या किया मैंने। इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, और फ्रिक्शन हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम अगर आपको फोर्स निकालना है तो उसके लिए फ्रिक्शन भी कितना लगाना पड़ेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इन दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन हमको निकालना है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? म्यू इंटू आर के बराबर। ये भी म्यू इंटू आर, ये भी म्यू इंटू आर। और आर क्या होता है? mg। आर क्या होता है? mg। देखो म्यू इंटू क्या लिखा है मैंने? म्यू एस इंटू आर। आर की जगह पे क्या लिख दिया है मैंने फिर? mg। ये जी नहीं है, म्यू एस है ये, ठीक है। तो हम लोगों ने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल ली 10 न्यूटन। यानी इस वाले ब्लॉक को सिर्फ कितना फोर्स मिल सकता है? मैक्सिमम 10 न्यूटन। इस वाले ब्लॉक को कौन आगे खींच रहा है? फ्रिक्शन आगे खींच रहा है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन हमने कैसे निकाला भाई? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है फ्रिक्शन की? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमको फॉर्मूला पता है, म्यू इंटू आर। तो सर इसके ऊपर मैक्सिमम 10 न्यूटन का फोर्स मतलब इसको मिल सकता है। इससे ज्यादा क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही म्यू आर है, उससे हमने निकाला तो 10 न्यूटन हमको मिला। अब बेचारे इस ब्लॉक को अगर 10 न्यूटन मिल रहा है, तो इसका असलरेशन कितना होगा? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। फोर्स कितना मिला? 10। मास कितना है? 10। असलरेशन कितना आ जाएगा इसका? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
बेचारा सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ऊपर वाला ब्लॉक भी मैक्सिमम कितनी स्पीड में जाना चाहिए सो दैट इनके बीच रिलेटिव मोशन ना हो? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाह तो वो 100 में भी सकता है, लेकिन हमने बोल दिया है ना कि दोनों को साथ नहीं छोड़ना है। अगर साथ नहीं छोड़ना है, अब आप देखो, आप स्कूटी में हो, आपका दोस्त जो है साइकिल में है, आप दोनों को सेम स्पीड में चलना है, तो किसकी स्पीड डिसाइड करेगी टोटल स्पीड? साइकिल वाले की। वो जितनी स्पीड में चल सकता है, आपको भी अपनी स्पीड उतनी ही रखना पड़ेगा। इसीलिए ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उससे ज्यादा हो गया तो साथ छूट जाएगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ऊपर वाले ब्लॉक का देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे वाले पे तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स था, उस पे ये वाला फोर्स भी है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे देखो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F माइनस एफ एल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना आया था? 1। तो देखो एफ एल की वैल्यू आपने अभी निकाली थी 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 5। तो एफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 15 न्यूटन। यानी आप मैक्सिमम ना उस पर 15 न्यूटन लगाना। अगर आप 1 न्यूटन लगाओगे तो भी ये दोनों सेम स्पीड में आगे जाएंगे, 2 न्यूटन पे भी सेम स्पीड में आगे जाएंगे, 15 न्यूटन पे भी ये दोनों सेम स्पीड में आगे जाएंगे। लेकिन अगर आपने 16 न्यूटन कर दिया तो नीचे वाला तो बेचारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे निकल जाएगा। क्या इतना क्लियर हुआ सच में? ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर आपने फोर्स लगाया है, आप खुद इमेजिन करके देखो, यहाँ पे ये ऊपर वाला ब्लॉक रखा हुआ है, नीचे वाले ब्लॉक को अगर मैं धीरे धीरे खींचूं तो ये वाला ब्लॉक भी इसके साथ आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको जोर से खींच दिया तो क्या होगा? ये बेचारा तो इसके ऊपर स्किड कर जाएगा। तो कोई तो ऐसा फोर्स होगा जिसके ऊपर ये स्किड करना चालू करेगा, वही हमको मैक्सिमम फोर्स निकालना है। अब एक बात बताओ, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स आने वाला है? फ्रिक्शन फोर्स। कौन है जो उसको मूव कर सकता है? फ्रिक्शन फोर्स। आपको पता है अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता ना, आइडियल कंडीशन, अगर इन दोनों के बीच फ्रिक्शन नहीं है, आप इसको ना इधर से खींच के निकाल लो, ये हवा में ही रह जाएगा। आइडियल कंडीशन कि जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो वो आगे क्यों जाएगा? फ्रिक्शन के कारण ही तो ये आगे जाता है। रिलेटिव मोशन कौन रोकता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही नहीं है तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा। मानते हो ना इस बात को? अभी देखो ये ऊपर वाला ब्लॉक है, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा ब्लॉक जिसपे फोर्स लग रहा है, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में। ये वाला ब्लॉक जाना चाहता है उधर तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। अब इसमें इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है तो ऊपर वाले में किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन। और लॉजिकली सही भी है, तभी तो वो इस डायरेक्शन में आगे मूव कर पाएगा। तो देखो ऊपर वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। हमेशा लिमिटिंग नहीं लगेगा, लेकिन हमको निकालना है ना मैक्सिमम वैल्यू, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकते हो, तो उसके लिए हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही लगाएंगे। और नीचे वाले ब्लॉक पे देखो, एक तो इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या? हमारा एफ। और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? वही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू आर। अब इस सरफेस पे रिएक्शन कितना देखने मिलेगा? ये तुम हो, ये घोड़ा है, तो तुमको एक रिएक्शन मिलेगा ना। अब ये तुम हो और ये हाथी है, अब तुमको ज्यादा रिएक्शन मिलेगा क्या? नहीं। तुम जितना दोगे उतना तुमको मिलेगा, सीधी सी बात। तुमने दिया 5G तो रिएक्शन कितना मिलेगा? 5G। तुमने दिया 5G तो रिएक्शन भी कितना मिलेगा? 5G। तो इस सरफेस के ऊपर रिएक्शन आ रहा है कितना? 5G। तो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? ये इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 5 इंटू 10। अगेन ये कितना आ गया? 10 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन है, इसको भी मैं लिख देता हूं कितना? 10 न्यूटन। अब देखो अगर इसको 10 न्यूटन का फोर्स मिला इस ब्लॉक को, और इसका खुद का वजन है कितना? 5 किलोग्राम, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
10 न्यूटन का फोर्स मिला है। ऊपर वाले ब्लॉक को देखो ना, नेट फोर्स कितना है उसके ऊपर, 10 न्यूटन। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है उसका, 5 kg। लिख दो 5 kg, तो पता है उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चल सकता है, तो नीचे वाला ब्लॉक भी कितनी स्पीड से चलाओगे तुम, 2 मीटर पर सेकंड। उससे ज्यादा नहीं चलाना, नहीं तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा। अब नीचे वाले ब्लॉक को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से या एक्सेलरेशन से आगे चला रहे हैं। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है, एफ माइनस एफ एल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना दे सकते हैं, 2 का। तो एफ एल तो आप पहले ही निकाल चुके हो, कितना 10। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 30 न्यूटन। यानी आप नीचे वाले ब्लॉक को अगर 30 न्यूटन से खींचोगे ना, तभी तक के इन दोनों की एक्सेलरेशन ना सेम रहेगा। अगर आपने इसको 31 कर दिया, तो वो तो बेचारा रहेगा किस पे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, लेकिन इसकी स्पीड अब आगे बढ़ जाएगी, इसका एक्सेलरेशन आगे इंक्रीज हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, पक्का? अब ये वाला एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। एक बात बताओ, यहां पे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? क्यों सेम रहेगा? देखो सारा डेटा बिल्कुल सेम है। अभी अभी हमने ना थोड़ी देर पहले निकाला था कि ऊपर वाले ब्लॉक पे आप कितना फोर्स लगा सकते हो मैक्सिमम, 15 न्यूटन। तब तक के ये दोनों ना सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ते हैं। तो ये कैलकुलेशन मैं दोबारा नहीं करता, आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम हम कितना फोर्स लगा सकते हैं कि दोनों सेम एक्सेलरेशन पे चलें। तो देखो आएगा क्या, 15 न्यूटन। लेकिन यहां पे हमने कितना न्यूटन लगा दिया है, 10 न्यूटन। तो क्या ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे या डिफरेंट एक्सेलरेशन से? सेम एक्सेलरेशन से यार। अब ऊपर वाले ब्लॉक को देखो प्यार से, 10 न्यूटन है, उसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो उसका आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ उसका। क्या आपने उसके ऊपर अभी मैक्सिमम फोर्स लगा दिया है? नहीं भाई, मैक्सिमम फोर्स तो 15 न्यूटन था। क्या मैक्सिमम फोर्स लगाया नहीं, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम मिलेगा? नहीं, फ्रिक्शन फोर्स उससे कम मिलेगा। याद आ रहा है ना कि जैसे जैसे मैं अपना फोर्स अप्लाई करना बढ़ाते चले जाता हूँ, वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और मैक्सिमम मैंने फोर्स लगाया तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। तो जब मैं 15 न्यूटन लगाऊंगा ना, तब जाके वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। सोचो अगर मैं 0.1 न्यूटन फोर्स लगाऊं, तो भी क्या मेरे को लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलेगा क्या वहां? नहीं। अभी क्या लगना है इनके ऊपर, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं है। पिछली बार मैंने डायरेक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिया था, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम फोर्स निकालना था। इस बार मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा इस तरीके से कि ये है, इसके ऊपर लग रहा है इस तरफ 10 न्यूटन, और मुझे नहीं पता सर इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। हाँ, अगर इसके ऊपर तुम मैक्सिमम लगाओगे तो इसके ऊपर भी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आएगा। लेकिन जब तुमने मैक्सिमम फोर्स ही नहीं लगाया है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां से आएगा? सोचो वो डब्बा जिसके ऊपर 50 न्यूटन लगाते हैं हम लोग, उसको सिर्फ 5 न्यूटन दोगे तो भी 5 ही न्यूटन ऑफर करेगा, है ना? तो इसके ऊपर लग रहा है सर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। हमें डायरेक्शन तो पता है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और नीचे वाले ब्लॉक पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मानते हो ना इस बात? तो इसमें इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। अब देखो ऊपर वाला ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। नीचे वाला ब्लॉक भी किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, इसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो दोनों ब्लॉक के लिए मैं क्या करता हूं, इक्वेशन लिख लेता हूं। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 10 माइनस एफ। एफ एल नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं। जब हम मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएंगे ना, तब वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलेगा। सोचो तुम इसको खींच ही नहीं रहे हो, तो भी क्या फ्रिक्शन फोर्स रहेगा? नहीं। धीरे धीरे खींचना इसको शुरू किए, तो धीरे धीरे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है।
अगर तुमने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया ना तब जाके ये इसके ऊपर सरकेगा। तो अभी तो मैंने मैक्सिमम फोर्स लगाया ही नहीं था, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा है एफ। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। असलरेशन पूछा है ना क्वेश्चन में, वही निकालना है हमको। नीचे वाले डब्बे में देखो क्या हो रहा है, एक ही फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। नेट फोर्स कितना है उसके ऊपर, एफ। तो उसका क्या हो जाएगा, मास इंटू असलरेशन। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ये दोनों कट जाएंगे। 10 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 15a, यानी कि a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आया है, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? हाँ बिल्कुल सही, दोनों का। जब दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, भाई तुमने मैक्सिमम फोर्स को एक्सीड किया ही नहीं, तो दोनों तो सेम एक्सेलरेशन में चलेंगे, इसलिए मैंने इसमें क्या लिखा है, सिर्फ ए। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। क्या इतना क्लियर है, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था सेम इसी सेटअप में, कितना फोर्स लगाने पे इनके बीच रिलेटिव मोशन हो जाता था, 15। तो वो तो आपको पहले करना ही पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना फोर्स तक के दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहता है। आपका आंसर आएगा 15 न्यूटन तक के। और लगा कितना दिया है आपने, 50 न्यूटन। यानी कि दोनों ब्लॉक्स का मोशन क्या होने वाला है, अब डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। ऊपर वाले ब्लॉक का मैं बनाता हूं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे एक इस तरफ लग रहा है क्या, 50 न्यूटन। अब तुम मैक्सिमम फोर्स क्या मैक्सिमम से ज्यादा पे पहुंच चुके हो, तो फ्रिक्शन शांत बैठेगा क्या, वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगाएगा। जैसे जैसे तुम इधर बढ़ाते हो ना फोर्स, वैसे वैसे फ्रिक्शन की भी वैल्यू बढ़ती है। जब ये मैक्सिमम कर दोगे तो फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम पे आ जाएगा, क्या उसके बाद ये चुप हो जाएगा, नहीं। तुम बढ़ाते चले जा रहे हो तो ये कांस्टेंट हो जाता है। फ्रिक्शन का हम लोगों ने देखा है, फ्रिक्शन फोर्स का ये ऐसे करके ऐसे, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो गया मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच के। तो मैं यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लिख लूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई 15 न्यूटन पे ये मैक्सिमम पे पहुंच गया था, तुम 50 न्यूटन लगा रहे हो, ये तो उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ही रहेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कैसे निकालेंगे, म्यू इंटू आर से। आर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर। आर कितना हो जाएगा, एम जी। कौन सा मास लेंगे, ऊपर वाले का नीचे वाले का साथ में, इस वाले पेज पे निकालना है आपको। तो ऊपर वाले का, उस पे ऊपर वाले के कारण ही फोर्स आ रहा है, तो उसी कारण रिएक्शन आएगा। तो आप लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, करो करो करो। कितना हो जाएगा ये, अभी तक हमने निकाला था 10 न्यूटन आ रहा था ना, मैं डायरेक्ट इसको 10 लिख देता हूं। और नीचे वाला जो ब्लॉक है, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। समझ में नहीं आएगा? तो बच्चों को यही डाउट होता है, सर पहले वाले में आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा, अरे भाई उसमें मैक्सिमम फोर्स पूछा था ना, अगर तुम मैक्सिमम फोर्स लगा दोगे तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, इसलिए लिमिटिंग लिखा। इस वाले केस में तुमने मैक्सिमम फोर्स लगाया ही नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है अभी, मैक्सिमम से कम वाला कहीं का कुछ लग रहा होगा, इसलिए मैंने उसमें सिर्फ एफ लिखा। और यहां तो उसने उसको भी एक्सीड कर दिया है मैक्सिमम फोर्स को, तो भैया फ्रिक्शन तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा। तो देखो ये वाला ब्लॉक है हमारा, इसका मास है 10 kg और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इतना, तो क्या इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसके ऊपर निकाल सकते हो? बहुत आराम से निकाल सकते हो। नेट फोर्स 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या इस बार दोनों का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। ऑब्वियसली अलग अलग आएगा, जब तुम मैक्सिमम से ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो अलग अलग आएगा। तो कितना है ऊपर वाले का? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अब ये वाले दो क्वेश्चन फटाफट बनाओ, उसके बाद फिर आप लोग जा सकते हैं। अब नीचे वाले के ऊपर हमने फोर्स लगाया है, और अगली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के और कुछ कुछ क्वेश्चंस और मैं लाऊंगा, वो सब हम सॉल्व करेंगे। आपकी वो दिखाओ बुक, एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या क्वेश्चन बनाने वाले हैं और क्या पहले से आपको पढ़ के आने हैं, उसको नोट कर लो। बुक नहीं लाए हो तो लिखते चले जाओ।
सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सब चीज बता देता हूं मैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके टेस्ट वेस्ट में भी उसी में से सब पूछते हैं मैक्सिमम। सबसे पहली चीज पूछते हैं इनर्शिया क्या होता है, मास क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस। व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज मास, दोनों के बीच का डिफरेंस। उसके बाद पूछते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं हमने। पहला लॉ क्या कहलाता है, बिल्कुल सही, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा वाला लॉ हमने पढ़ा था जो क्या था, एफ इज इक्वल्स टू एम ए या डीपी बाई डी वाला, ये पढ़ा था ना, नहीं याद आ रहा होगा। और तीसरा वाला क्या पढ़ा था, वो एक्शन रिएक्शन वाला, कि हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन है। तो ये 3 लॉज है। उसके बाद ना इसमें कुछ और चीजें पूछता है, वो भी मैं सब लिखवा दूंगा अभी, है ना। पहले क्वेश्चन के ऊपर टिक लगा लो, एग्जाम्पल में जाना। 5.2 सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं आप लोगों को क्लास में बोला भी था, इसको बनाना है। इसके ऊपर सेम एक क्वेश्चन मैंने बनवाया था, बार बार पूछता है इस 5.2 को। उसके बाद 3 भी बना लो, 4 भी बना लो, एक एक लाइन के हैं, ये कुछ नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करवाने वाला हूँ। मैं उस क्वेश्चन पे पहुंचूंगा, आप लोग बताना सर नहीं बना, तो फिर मैं बता दूंगा। अगर सबसे बन जाएगा तो फिर स्किप कर देंगे। 5.4 भी बना लो, 5.5 भी बना लो, 6 तो हम लोग बना चुके हैं। 7 बहुत इंपॉर्टेंट, आज की क्लास करने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट सबसे लास्ट मैंने यही वाला क्वेश्चन रखा होगा, यही वाला क्वेश्चन है, देखो 5.7। 5.8 तो ऐसे खेलते खेलते बना लोगे। 5.9 भी हम लोग क्लास में बना चुके हैं, पर इसको बनाना है आप लोगों को। उसके बाद 5.10 और 5.11, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाओ। 5.5 और 5.6 बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ना लाइन से इसमें सब बनाना ही है। 7 भी बना सकते हो। उसके बाद 10 बनाना है, 5.10। फिर हमको बनाना है 11। 11 इंपॉर्टेंट है, 11 कई बार पूछता है। 11 के बाद बना लो 14। उसके बाद 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 18 बना सकते हैं। 19 इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग क्लास में बना भी चुके हैं। 20 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्लास में बना चुके हैं। उसके बाद 5.21 इसको भी बना लेना। और यहाँ पे ना एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 5.23, इसको बनाओगे तो भी अच्छा है, नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको बनाना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अच्छा है। जैसे कि लिखा हुआ है, हवा में घोड़े को रख दोगे तो वो कार्ट को क्यों नहीं खींच सकता। भाई वो एक्शन लगाएगा, उसको रिएक्शन ही नहीं मिलेगा, तो कहां से खींच पाएगा वो, है कि नहीं। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये पूछता है आपसे क्या होता है। उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज, आपको याद आ रहा है एक दिन हमने डिराइव किया था, म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और इसका हम लोगों ने यूज भी किया था। नीचे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में मैंने इसको लिखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ रिपोज के टेन के इक्वल होता है। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स में हम लोगों ने इसको लिखा था, इसकी डेरिवेशन पूछता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को करना है और ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और भी जो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बनेंगे वो सब कुछ बताना, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है, प्रूव न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करोगे घर में। ये वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है, वो मूव कर रही है, ये हमारी ट्रेन जो है मूव कर रही है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ये एक बॉक्स रखा हुआ है। अब सोचो ट्रेन अगर एकदम स्पीड से मूव कर जाए आगे, एकदम बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से, तो ब्लॉक तो इसके ऊपर स्किड कर जाएगा। तो ये सर हो ब्लॉक, गए। हाँ सर 2 मिनट बस। ओके।
अगर ये ट्रेन स्लोली मूव करेगी तो ब्लॉक इसके ऊपर स्किड नहीं होगा। जैसे आप ट्रेन में खड़े रहते हो, अगर ट्रेन एकदम अचानक से असेलरेट कर जाएगी तो आप उस पर स्किड कर जाओगे, फिसल जाओगे पीछे की तरफ। तो हमको वो मैक्सिमम असेलरेशन निकालना है जिसके कारण ये ब्लॉक ना इसके ऊपर स्किड नहीं होना चाहिए। क्या निकाल पाएंगे उसको? आप लोग इसको बना के लाने की कोशिश करना। आप चाहो तो इस पे एग्जाम्पल से भी रेफर कर सकते हो, वहां से भी कोशिश कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको समझा दूंगा। और ये 2 क्वेश्चन ऊपर वाले ब्लॉक के तो मैंने बता दिया था, नीचे वाले ब्लॉक के आप लोग बनाएंगे। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करना है और इस चैप्टर को हमको खत्म करना है। ठीक है, ये जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाए यही सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में। पहले से बना के आओगे, भले मत बने, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है क्योंकि आप लोग एक बार उसके ऊपर ट्राई मार चुके हो। पूरा कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे, लेकिन अगर जो बच्चे ट्राई करके नहीं आते ना, कंसंट्रेशन नहीं होता है उतना। इसलिए प्लीज आप लोग कोशिश करके आना। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास। ओके, थैंक यू बच्चों।